नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने स्वीपिंग वाहनों को दिखाई हरी झंडी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव को लेकर व्यापारियों से की मुलाकात। पेपर लीक मामले में धरना प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस की सीएम आवास घेराव की चेतावनी। भाजपा बोली जनता को गुमराह करने का हो रहा प्रयास। रामनगर में कथित लव जिहाद मामला। हिंदुवादी संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग। रुड़की के मंगलौर में गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। 23 सिलेंडर जब्त, 3 आरोपी फरार। धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान। और देवभूमि से 1-2 दिन में मानसून की हो सकती है विदाई। भारी बारिश ने इस बार मचाई तबाही। कुदरती आपदाओं ने छोड़े बर्बादी के निशान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से स्वीपिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान देहरादून नगर निगम के द्वारा खरीदी गई 2 रोड स्वीपिंग वाहनों को रवाना करने के समय देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल और मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल मौजूद रहीं। इन वाहनों की मदद से शहर की सड़कों की सफाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वाहन एक बार में 40 किलोमीटर रोड की सफाई कर सकता है। सीएम धामी ने आगे कहा कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और मैन पावर भी कम लगेगा। देहरादून नगर निगम का पूरा क्षेत्र, देहरादून महानगर साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें, जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं, जिसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ़ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। कि सफाई की जो अपनी मशीनें आई हैं, ये नाइट शिफ्ट में काम करेंगी। देहरादून के प्रमुख चौक चौराहों पर काम करेंगी। घंटाघर से लेकर और ISBT, विश्वनाथ पुल, चौराता रोड, मसूरी रोड, इन जगहों पे रहेंगी और निश्चित तौर पे देहरादून शहर को साफ सफाई का माहौल मिलेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शहरों में जो 130 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, उनमें विभिन्न मदवार एक निर्देशिका जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रयासों के द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जाना है। उसी में एक प्रावधान है मशीनीकृत सफाई व्यवस्था का। तो मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के अंतर्गत ये वैक्यूम बेस्ड मशीनों का क्रय किया गया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इनमें 3-4 तरह की जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि बिन लिफ्टर इसमें है, वैक्यूम बेस्ड इसमें लिट पिकर है, वैक्यूम बेस्ड ही रोड स्वीपिंग मशीन का प्रावधान है। साथ ही साथ एक जेटर भी है, जिससे कि डस्ट भी सेटल हो जाएगी सड़क पर, तब धुलाई वाला काम भी हो जाएगा। तो इसके इन सभी के का समायोजन करते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार आने का पूरा इसमें वो है सिस्टम। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम धामी ने बताया कि युवाओं की शिकायत पर
सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं और एसआईटी गठित कर दी गई है। साथ ही 1 महीने के अंदर तक भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर छात्रों के हित में निर्णय लिया जाएगा। तो हमने हाई कोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं। देहरादून में पेपर लीक मामले के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात करके उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राएं इनके भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता में है और राज्य सरकार युवाओं की करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई, जो कि सरकार की ईमानदार मंशा का प्रतीक है। दिखे उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली ओपन फोरम में सभी हमारे दलों से, छात्र संघों से, छात्र छात्राओं से इनपुट प्राप्त करेंगे। उनके पास कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई वो कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भी रूप में जो हमारी परीक्षा की सूचिता को डाउटफुल करता हो, वो देने को स्वतंत्र है। और उसके पश्चात आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। उस जांच रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ एडिशनल रह गया है, कुछ उनको डाउट है, कोई एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी तरह के एविडेंस से या किसी भी तरह के इनपुट से प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाही नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्त नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। जो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था, उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है। और अभी हमने इनसे ये निवेदन किया है कि इनका यूथ का प्राइम टाइम है, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जो उनको मैसेज कन्वे करना था वो गवर्नमेंट ने संज्ञान ले लिया है और उस पर कार्रवाई कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर धरना दिया है। माहरा ने आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं की नौकरियों से खिलवाड़ कर रही। पेपर लीक घोटाले में हाकम सिंह जैसे लोगों को दोबारा संरक्षण में लिया जा रहा, उन्हें संरक्षण मिल रहा और सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 अक्टूबर तक परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेगी। वहीं भाजपा के प्रदेश मंत्री कुंदन परिहार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। ये बताना चाहिए कि जिस हाकम सिंह को 13 महीने की जेल हुई, ऐसा क्या रहा कि हाकम सिंह का नाम दोबारा आ गया? आखिर वो इंस्टीट्यूट जहां से पेपर लीक हुआ, जिसको आप नकल कहते हैं, वो आप ही की पार्टी का एक कार्यकर्ता कैसे निकला? उसके यहाँ वो आपके आईटी सेल से जुड़ा है, आपके मंत्री जी के साथ, आपके कई विधायकों के साथ उनके फोटो हैं, पूर्व विधायक के साथ उनके फोटोज हैं, और वो बीजेपी के कार्यक्रम में सक्रिय है। और क्या ऐसा कारण रहा? अगर ये सब कुछ गलत नहीं हो रहा तो पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों, अधिकारी सस्पेंड क्यों? आपका अधिकारी कहता है कि साहब ये नकल थी, आपके कुछ लोग कहते हैं कि ये पेपर लीक था, कोई कहता है घोटाला नहीं है, तो ये क्या है? कांग्रेस का विपक्ष के रूप में अभी तक जो भी यहाँ रहा है वो एक निराशाजनक उनका परिणाम रहा है।
कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका बखूबी से उसका निर्वहन नहीं किया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस एक मुद्दा विहीन विपक्ष बन करके इस उत्तराखंड में रह चुकी है। अभी ये जो पेपर वाला मामला कांग्रेस ने उठाया है, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं। और जबकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तराखंड नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया था, उसके परिप्रेक्ष्य में उसका परिणाम यह आया कि 25,000 युवाओं को आज बिना किसी सिफारिश के, बिना भेदभाव के राजकीय सेवा में उनका नियोजन किया गया है। कांग्रेस इसको भी अच्छा नहीं मानती। कांग्रेस केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्माती जा रही। प्रदेश का युवा देहरादून परेड ग्राउंड पर आंदोलन करते हुए धरने पर बैठा हुआ है, तो वहीं विपक्ष भी इस मामले पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आज डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश की धामी सरकार बेरोजगार युवाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही और पेपर लीक मामले को लेकर सिर्फ लीपापोती करने में जुटी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि ये भर्ती परीक्षा दोबारा कराई जाए और छात्रों से लिया गया पेपर शुल्क उन्हें वापस किया जाए। भविष्य खतरे में है। आप देख रहे हैं कि करीब पिछले 8 साल से इस प्रदेश में 6 बार पेपर लीक हो चुका है। छात्र दिन भर तैयारी करते हैं, माँ बाप कैसे उन पर खर्चा करते हैं, 15-15 घंटे की वो तैयारी करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम कैंसिल होना पड़ता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है। और कांग्रेस का ये मानना है कि जो लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, जो लोग इस पूरे प्रकरण में लिप्त पाए गए हैं, वो कौन लोग हैं? वो भाजपा पदाधिकारी और भाजपा सरकार के करीबी लोग हैं। हाकम सिंह कौन है? हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये हाकम सिंह कौन है और इस हाकम सिंह का हाकिम कौन है? हमें कृपया ये बता दीजिए। पहले भी हाकम सिंह को आपने पकड़ा, उसको अंदर किया, फिर इस मामले में हाकम सिंह। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग रखी है कि आईआईटी बनने से पहले जनपद हरिद्वार के स्थानीय छात्रों और एलुमनाई और स्टाफ के बच्चों को रुड़की यूनिवर्सिटी में 1% और 5 सीटें आरक्षित दी जाती रही हैं, जबकि आईआईटी बनने के बाद जनपद हरिद्वार और एलुमिनेट और स्टाफ के लोगों को इस लाभ से वंचित किया गया था। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आईआईटी रुड़की के द्वारा रुड़की महानगर के लिए कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया जा रहा और आईआईटी रुड़की पूरे तरीके से व्यावसायिक संस्थान बनकर रह गया है और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज का केंद्र हो गया, जबकि आईआईटी रुड़की को आईआईटी रुड़की को तमाम सुविधाएं नगर क्षेत्र से प्राप्त होती रही हैं और रुड़की के निवासियों को और रुड़की शहर के प्रति उनका योगदान नगण्य है। ज्ञापन दिया है। पहले जो रुड़की में आईआईटी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की थी। तो जब ये रुड़की विश्वविद्यालय था तो इसमें एक प्रावधान था कि यहाँ पे जो जनपद सहारनपुर और हरिद्वार के बच्चे थे उन्हें 1% उनका रिजर्वेशन था। ये SCR सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी की श्रेणी में उस समय आता था ताकि क्षेत्र के बच्चों को डेवलपमेंट मिले, उनका बौद्धिक और शैक्षिक विकास हो। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब 2002 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की आईआईटी में तब्दील हुई तो जिस सीनेट के प्रस्ताव पे ये आईआईटी बनी, उस सीनेट के मुख्य जो प्रस्ताव था कि जो एल्यूमनाई है उनके बच्चों को और जो स्टाफ है उन्हें 5 सीटें आवंटित हों। पहले यूनिवर्सिटी था रुड़की यूनिवर्सिटी, उसी के बाद बना हुआ आईआईटी रुड़की में स्थानीय लोगों को, स्थानीय बच्चों को किसी की तरह से रिजर्वेशन नहीं दिया है। तो उसी मामला में एक अच्छा मुद्दा है ताकि हमें इसमें क्या प्रावधान है उसको देखरेख करते हुए एक मिनिस्ट्री ऑफ आज का एजुकेशन MOE या पहले का MORD को हमें इधर का इनका ज्ञापन जरूर भेजेंगे। उसके बाद क्या प्रावधान होगा
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की के नारसन कला गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर बैठक स्थल पर पहुंचे थे और किसानों के साथ मंच साझा किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संगठन को और मजबूत करने की बात कही है और ऐलान किया है कि जल्द ही एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि टोल प्लाजा पर हुआ आंदोलन किसानों के दर्द को सामने लाया था और अब उस जंग को दोबारा जीतने की तैयारी की जाएगी। राकेश टिकैत ने युवाओं के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने पेपर लीक मामले पर साफ कहा कि अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो परीक्षा कैंसिल करके दोबारा करवाई जाए ताकि बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब ना हो। साथ ही नकल कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है। इस सरकार की योजनाओं से सब है, फसलों के दाम कम और जमीनों के दाम ज्यादा, तो जमीन बिकने का जो ये खरीद का जो प्रोग्राम चला रखा सरकार ने कि इनकी जमीन ने ले लो, इस पे आंदोलन तो होंगे। ये वाले मुख्यमंत्री भी वहां पे गए जब वहां बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने हाँ करा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इनकी कांग्रेस की सरकार आई, वहां आंदोलन चल रहा था, वो 13 गाँव का अधिग्रहण रद्द हुआ। तो हमारा आंदोलन सब सरकारों के खिलाफ है, हमें हमदर्दी किसी से नहीं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुड़की के लखनौता में सैकड़ों किसानों ने यहां प्रदर्शन किया है, इकट्ठा होकर चौकी के सामने नारेबाजी की है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र चौकी के सामने ऑनलाइन चालान प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको लेकर कैमरा लगाया गया। वहीं से ग्रामीणों का अपने खेतों में और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को लाना और ले जाना रहता है। वहीं आपको बता दें कि यहां अब लोगों को रास्ते से निकलने में भी डर लग रहा। ऑनलाइन चालान प्रक्रिया से परेशान ग्रामीणों ने वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में चौकी के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी की है और विरोध जताया है। हो गया तो धरने पर बैठेगा, साफ सीधी बात है। ये तो भाई जी ने मना कर दिया कि धरने वरना ना करो। मैं प्रशासन तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। कितने दिन हो चलान यहाँ पर कम से कम 200 लोगों को चलान कटे। सबके चलान कम से कम किसी के 3000, किसी के 2000, किसी के 4000, 5000 चलान है। तो हम यहाँ पर चौकी इंचार्ज जी से मिलने आए थे। वो अभी शेरपुर खेलमू गांव गए हुए हैं, कोई अतिक्रमण का मामला है वहाँ पर। तो अभी हमने उनके बिहाफ में उनके जो यहाँ पर है साथी, उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा है। रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में एक बुजुर्ग आनंद वल्लभ जोशी की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कल रात वो अपने घर के बाहर घूम रहे थे। इसी बीच काशीपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात बस ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हो गए। परिजन उन्हें तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। बेटे लेके आए थे इनको, इनका नाम आनंद वल्लभ जोशी है, 72 साल इनकी उम्र है। एक्सीडेंट हुआ है इनका इधर हिम्मतपुर ब्लॉक के पास। तो जब हमारे पास आए तो पूरे मृत अवस्था में ही थे, कुछ नहीं है उनमें अभी ना। वो पुलिस को सूचना दे दी है हमने, पुलिस आ गई है मौके पे। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी हैंड ओवर करके आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। इधर रामनगर में कथित लव जिहाद मामले को लेकर शुक्रवार को हिंदुवादी संगठनों ने बड़ी आक्रोश रैली निकाली। सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस रैली में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रैली की अगुवाई मदन जोशी ने की, जिन्होंने कहा कि ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं लगातार रामनगर की शांति भंग कर रहे।
रैली में पोस्टर बैनर के जरिए नारे लगाए गए और महिलाओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि लव जिहाद समाज पर हमला है और सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग की है। केरला स्टोरी घटित हुई है, उस घटना को लेकर हिंदू आक्रोशित है और आज जन जागरूकता अभियान था जो जन आक्रोश में बदल गया और ऐसा माहौल हुआ। सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा बुलडोजर की कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से रामनगर की जनता बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रही है। रामनगर से आवाज उठी है, उत्तराखंड दिल्ली तक ये आवाज जा रही है कि लव जिहादियों के खिलाफ जब तक बुलडोजर उनके घर पर नहीं चलेगा ये लव जिहाद नहीं रुकेगा। एक सिरे से मांग की गई, एक घर में बुलडोजर चला दो तो ये लव जिहाद अपने आप रुक जाएगा। और जो ये गिरोह है इस गिरोह को खुलासे की मांग की गई है। ये नहीं कि एक दिन रैली निकाली और भूल गए, हिंदू ये भूलने वाला नहीं है। अति हो गई, अब नहीं कितनी बहनें हमारी गायब हो गई हैं। के मंगलौर कोतवाली पुलिस ने अवैध गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और क्षेत्र में सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गैस चोरी के एक बड़े कैप्सूल और 23 सिलेंडरों को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया कैप्सूल अवैध तरीके से गैस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और ये लंबे समय से चल रहे गैस चोरी के नेटवर्क का हिस्सा था। कुछ दिन पहले प्रशासनिक टीम ने भी गैस प्लांट इलाके में कार्रवाई की थी, लेकिन अब कोतवाली पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने में अहम सफलता हासिल की है। हमारे इंस्पेक्टर को एक सूचना मिली, जैसा मैंने पता किया तो उनका कहना था कि जब वो हमारा नाइट ऑफिसर वहाँ घटनास्थल पर गया तो वास्तव में वहाँ रिफिलिंग का काम हो रहा था जो अवैध तरीके से हो रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी को सूचित किया गया है, उनको बुला करके जो उसमें आगे विधिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है। सर कितने सिलेंडर अभी एग्जैक्ट वो फिगर कितने कम हैं, कितनों में रिफिलिंग किया, ये जब वो जिला पूर्ति अधिकारी या उनका स्टाफ आता है उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।